नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर। आइए सुनते हैं सुषमा मुनींद्र जी द्वारा लिखी एक बहुत ही प्रेरक कहानी। और इस मुकाम पर मैं महिला समिति जा रही हूँ। देर होगी तो तुम खाना खा लेना। जानती हूँ तुम बोर होते हो, लेकिन क्या करूँ, मेरा काम इतना बढ़ गया है कि नज़रअंदाज करते नहीं बनता। कोई ज़रूरत हो तो रामू को बता देना। संयोगिता चेहरे पर बेवजह भावों को न आने देते हुए हमेशा एक सुकून में दिखती है। एक दौर था जब रामपाल कहते थे, संयोगिता मैं जा रहा हूँ, तुम बोर होती हो, लेकिन मेरा काम इतना बढ़ गया है कि इग्नोर करते नहीं बनता। डॉक्टर का वक्त अपना नहीं, मरीज का होता है। सुबह से रात तक मरीज देखता हूँ और लोग सोचते हैं कि मैं ठाठ भोग रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ। मुझे क्या दुख, क्या तनाव। तेजी से जाते हुए वह पलटकर भी नहीं देखते थे कि संयोगिता उन्हें सदर द्वार तक छोड़ने आई है। अब संयोगिता को जाते देख वह उदास होते हैं। आज वक्त उस पत्नी के हाथ में चला गया है जिसके लिए कभी थोड़ा सा समय निकालना भी उन्होंने जरूरी न समझा। एक दौर था जब उनका इंतजार करती संयोगिता का व्यक्तित्व ही नहीं बचा था। अब समझ में आता है कि तब उनकी उपस्थिति व सहभागिता का क्या अर्थ था। शहर के सफल डॉक्टर थे रामपाल। हाथों में वो कमाल कि नब्ज पर हाथ रखते ही मरीज ठीक होने लगते। सुबह अस्पताल जाते, लौटकर अखबार पढ़ते हुए खाना खाते और दूरदर्शन पर समाचार देखते। 4 बजे से घर में मरीज जुटने लगते। शाम को क्लब में बैडमिंटन खेलते। फिर शहर के व्यस्त बाजार में स्थित क्लब में मरीज देखकर देर रात घर लौटते तो संयोगिता उनके इंतजार में थक कर झपकियाँ ले रही होती। तुम बहुत देर कर देते हो। मरीज तक तो ठीक है, लेकिन रोज़ क्लब क्यों जाते हो? संयोगिता, मैं दिन भर मरीजों की कराह पुकार सुनता हूँ, इसके बाद मनोरंजन भी ज़रूरी है। हर काम के लिए तुम्हारे पास समय है, केवल मेरे लिए नहीं है। क्या मतलब? मरीजों को नहीं लौटा सकता? दिन भर तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर बैठा रहूं तो न प्रैक्टिस चलेगी न घर चलेगा। तब मेरा यही चेहरा तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। घर गृहस्थी, बच्चे, गाड़ी, टीवी, किताबें, क्या नहीं है तुम्हारे पास? इसके बाद भी मुंह लटकाने की तुम्हारी आदत से मैं तंग आ चुका हूँ। समय ने करवट ली और अब उन्हीं डॉक्टर रामपाल को संयोगिता के अभाव का एहसास हो रहा है। उनके सामने खाना, चाय, नाश्ता, धुले कपड़े, टीवी, वीसीडी प्लेयर, किताबें और तमाम सुख साधन हैं। लेकिन ऐसा मनोरंजन कब तक भा सकता है जब कोई साथ ना हो? कोई ऐसा साथी तो हो जो बोध कराए कि तुम मेरे लिए बहुत ज़रूरी और महत्वपूर्ण हो। पहले संयोगिता को ऐसा ही अभाव महसूस होता था। जब डॉक्टर साहब पत्नी का मर्ज न समझ पाए तो धीरे धीरे पत्नी ने भी शिकायत करनी छोड़ दी। वह न तो बहस करती, न कोई स्पष्टीकरण मांगती, सीमित शब्दों में बात करती। गृहस्थी और बच्चों में उन्होंने अपना सुख दुख तलाश लिया। अब तो कभी डॉक्टर साहब घर पर होते तो संयोगिता को असुविधा होने लगती। उनके सामने संयोगिता असहज हो जाती, समझ नहीं पाती कि क्या बात करें। रामपाल ने यह भी नहीं जानना चाहा कि दोनों बेटों के दिल्ली जाने के बाद संयोगिता का दिन कैसे कटता है। संयोगिता कितनी असुरक्षित महसूस करने लगी हैं, उनके भीतर कितना अकेलापन आता जा रहा है, वह यह भी न जान सके। अक्सर वह अपनी घड़ी, चेन, इयररिंग व अंगूठियाँ ढूंढती रहती हैं कि कहीं कोई उन्हें चुरा तो नहीं ले गया। दरवाजे बार बार देखती कि ठीक से बंद किए या नहीं। वे नहीं जानते कि संयोगिता को मीठा, खट्टा, चटपटा कैसा भोजन पसंद है। कभी साथ बैठकर खाने की फुर्सत नहीं मिली। खाते समय भी वे अपनी योजनाओं व अखबार की दुनिया में खोए रहते। संयोगिता उलझन और निरर्थकता में जीवन बिता देती यदि छोटी सी एक घटना उनका जीवन न बदल देती। डॉक्टर रामपाल की एक पेशेंट घर आई। उनका हाथ जल गया था। संयोगिता ने पूछा, हाथ कैसे जला? एक संस्था ने बाढ़ पीड़ितों के लिए शिविर लगा रखा है, हम वहाँ खाना बनाते हैं। चूल्हे पर चढ़ी दाल की पतीली उतार रही थी कि वह हाथ से छूट गई। गर्म दाल हाथ पर गिर गई। संयोगिता को लगा जैसे उन्हें जीने का मकसद मिल गया हो। सोचा, पति की सेवा बहुत कर ली, बच्चे बाहर चले गए हैं, रामू घर संभाल ही लेता है। साहस तो नहीं था कि पति से पूछें, फिर भी अगले दिन वह शिविर में गई।
रामपाल को पता चला तो उन्होंने आपत्ति की, संयोगिता, शहर में लगभग सभी लोग मुझे जानते हैं। आज ही लोगों ने मुझे फ़ोन कर बताया कि तुम शिविर में खाना बना रही हो। खाली बैठकर उबने से अच्छा है कि कुछ समाज सेवा ही कर लूं। फील्ड की परेशानियां तुम नहीं जानती। देखो, यह सब छोड़ो, ये सब फालतू बातें हैं। पति की आपत्ति के बावजूद संयोगिता ने जाना न छोड़ा। सेवा भाव के कारण वह जल्दी ही समिति के प्रमुख पद पर नियुक्त हो गई। एक दिन आदिवासियों की बस्ती से काम करके घर लौटी तो रामपाल घर में मौजूद थे। संयोगिता, ये लोग सफाई नहीं सीखेंगे, तुम घर में भी कोई न कोई संक्रमण ले आओगी। संक्रमण? फिर बस्ती के लोग जिंदा कैसे हैं? उनका शरीर संक्रमण के अनुकूल बन जाता है। तुम मेडिकल की बातें नहीं समझती। समझती हूँ। तब तुम अस्पताल देखो, मैं इस्तीफा दे देता हूँ। मेरा यह मतलब नहीं था। मेरे काम से न तुम्हारा रूटीन प्रभावित होता है और न घर। थका हारा घर लौटता हूँ तो मैडम गायब मिलती हैं। यही है तुम्हारा इंतजाम। ऐसा आज पहली बार हुआ है और अब ऐसा ही होगा। तुम्हारे आने जाने का समय निश्चित नहीं है। समय निश्चित करने के लिए मरीज तो नहीं छोड़ दूंगा। वे दूसरे डॉक्टर्स के पास जाएंगे, हजारों का नुकसान होगा। लोग सोचेंगे कि डॉक्टर रामपाल अनियमितता बरत रहे हैं। रामपाल के आक्रामक रवैये से बचने के लिए संयोगिता ने खामोशी ओढ़ ली। वह ध्यान रखती कि पति का आत्मसम्मान आहत ना हो और उनका भी व्यक्तित्व बना रहे। सीमित शब्दों में ईमानदारी व सही तरीके से बात करती। यही उनकी ताकत बनती गई। वह कई संगठनों में काम करने लगी। उनके नेतृत्व में स्त्रियों ने नए नए काम सीखे, उत्पादों का विक्रय बढ़ा, सांस्कृतिक गतिविधियां शुरू हुई। स्त्रियों के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले सुलझाए गए। कुल मिलाकर काम के नतीजे अच्छे निकले। तलाक की जिद लेकर आए दंपतियों को सलाह देकर मेल मिलाप भी करवाया गया। उत्कृष्ट समाज सेवा के लिए गणतंत्र दिवस पर उन्हें पुरस्कृत किया गया। इसकी खबर उनके फोटो सहित अखबारों में प्रकाशित हुई। सिविल सर्जन ने कॉल किया, डॉक्टर साहब, आज के अखबार में मैडम की तस्वीर देखी, सोचा आपको बधाई दे दूं। हाँ सर, वे आयोजनों में मुख्य अतिथि बनाई जाती हैं। मैं तो मामूली डॉक्टर ठहरा। यह आपका बड़प्पन है साहब। आप उन्हें रोकते तो उनकी प्रतिभा कैसे निखरती। इसमें आपका भी तो सहयोग रहा होगा। संयोगिता की बढ़ती पहचान और असाधारण लोकप्रियता ने रामपाल को बेचैन कर दिया। कमज़ोर व हीन दिखने वाली संयोगिता कितनी शालीन दिखने लगी हैं। रामपाल अस्थिर, असहज व अशांत रहने लगे। दोनों के घर आने जाने का समय मैच नहीं करता, इसलिए अब अक्सर रामू उन्हें खाना परोसता है। अकेले खाते हुए संयोगिता की बातें याद आती। वक्त पर आया करो, मैं खाने पर तुम्हारा इंतज़ार करती रहती हूँ। पत्नी की कही बातों के अर्थ अब समझ आ रहे हैं। अब वह खुद चाहते हैं कि संयोगिता समय पर घर लौटे, लेकिन अब संयोगिता व्यस्त है। उसी वर्ष नगर निकाय चुनाव में महापौर पद को स्त्रियों के लिए आरक्षित कर दिया गया। सत्ता दल ने संयोगिता को प्रत्याशी बनाने का प्रस्ताव रखा। सुनकर रामपाल तिलमिला गए। चुनाव में मत खड़े हो जाना आप। तुम्हें मालूम है न राजनीति का माहौल कैसा है। जी जानती हूँ। दफ्तर से कुछ लोग आए थे, मैंने मना कर दिया है। मैं अपने काम में ही खुश हूँ, राजनीति नहीं करना चाहती। रामपाल भीतर ही भीतर तिलमिला रहे थे। आज न सही, कल कहीं पत्नी के मन में राजनीति की ललक उठ गई तो। अगले साल उनका तबादला पड़ोसी जिले में हो गया। उन्हें लगा संयोगिता के बढ़ते कद को रोकने का यह सही अवसर है। इससे पहले उन्होंने न जाने कितनी ही बार दौड़ धूप कर तबादला रद्द कराया था, लेकिन इस बार कहने लगे, संयोगिता, सामान बांध लो, तुम्हें भी साथ चलना है। मैं कभी घर छोड़कर तुम्हारे साथ नहीं गई। तुम अपना ट्रांसफ़र कैंसिल करवा लो। कोशिश की थी मगर नहीं हुआ। देखो जी, मुझे तो अब यहीं रहने की आदत हो गई है, इतना सारा काम भी है। रामपाल ने बेटों को फ़ोन कर दिया। तुम्हारी माँ जिद्दी होती जा रही हैं। माँ को काम करने दीजिए, आप अकेले चले जाएं।
ज़्यादा दूर तो है नहीं, 1-1.5 घंटे की ड्राइविंग करके आप वीकेंड पर आ सकते हैं। उन्हें लगा कि बच्चे भी संयोगिता के पक्ष में खड़े हैं। उन्होंने तो अपनी व्यस्तता में यह भी नहीं देखा कि कब उनके बच्चे बड़े हो गए। कभी बच्चों के साथ समय नहीं बिताया, उनकी पढ़ाई लिखाई व करियर को लेकर गंभीरता से नहीं सोचा। बच्चों से बातचीत भी औपचारिक होती। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? कल रात देर से घर क्यों लौटे? अब बच्चे भी पापा से इसी तरह औपचारिक बातें करते हैं। पापा, काम कैसा चल रहा है? वॉक पर जाते हैं या नहीं? अपनी टमी पर ध्यान दीजिए। माँ के साथ ही बेटों ने भी खुद को मजबूत बना लिया है। शायद इसीलिए वह संयोगिता को साथ चलने के लिए विवश ना कर पाए। अकेले चले गए। छुट्टियों में कभी आते, कभी ना भी आते। रिटायर होकर ही लौटे। आज अचानक सब याद आ रहा था। उन्होंने अपने चौगिर्द बना लिए थे गोल घेरे, जिसमें पत्नी और बच्चों का प्रवेश निषिद्ध था। अब वे अकेले हैं। अस्पताल जाते नहीं, मरीज घर नहीं आते। बेटे अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं और पत्नी भी अपने काम में मगन है। कई बार इस घेरे को तोड़ना चाहा, लेकिन पुरुष अहम आड़े आ गया। सोचते पत्नी के साथ सुबह की वॉक करें, चाय पिएं, टीवी देखें, लेकिन साहब, रामू ने उन्हें तीसरी बार पुकारा। खाना लगा दिया रामू? वे चौंक कर उठे। साहब, कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं। संयोगिता से मिलने आए होंगे। नहीं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। रामपाल बगीचे में आए। लॉन में रखी कुर्सियों पर बैठे 3 लोग उन्हें देखकर खड़े हुए। नमस्ते सर। बैठिए। औपचारिक बातचीत के बाद एक व्यक्ति बोला, मैडम ने आपको बताया होगा कि महिला हिंसा निरोधक पखवाड़ा चल रहा है। टाउन हॉल में हम आयोजन करने जा रहे हैं। इसमें कई संस्थाओं सहित गांवों कस्बों के लोग शामिल होंगे। आप इसके लिए अनुमति दें तो आपको मुख्य अतिथि बनाना चाहते हैं। संयोगिता ने तो कुछ नहीं बताया। वे चाहती हैं कि हम पहले आपकी अनुमति ले लें। वे कहती हैं कि आपके सहयोग से ही इतना काम कर पाती हैं। सर, आपने मैडम को बहुत प्रोत्साहन दिया है। आप पुरुष मानसिकता को अच्छी तरह स्पष्ट कर सकते हैं, इसलिए हम आपको चीफ गेस्ट बनाना चाहते हैं। उनकी सहमति लेकर आयोजक चले गए। रामपाल विभ्रम में बैठे हैं। संयोगिता के बड़प्पन ने आज उनके अपने कद को बहुत छोटा कर दिया है। अचानक दिसंबर की यह धूप बेहद भली लगने लगी। नज़र बगीचे की लहलहाती वनस्पतियों पर पड़ी। संयोगिता के व्यक्तित्व की छाप बगीचे से रसोई तक दिखाई देती है। सचमुच उन्होंने अकेले लंबा वक्त गुजारा है। साहब, खाना लगा दूं? रामू फिर पूछ रहा है। मैडम को आने दो। लौटकर संयोगिता ने हमेशा की तरह पूछा, खाना खाया आपने? नहीं, कुछ लोग आ गए थे। हाँ, वे चाहते हैं कि तुम चीफ गेस्ट बनो। यह प्रस्ताव तुम देती तो मुझे अच्छा लगता। मैं कहती तो तुम मना न कर देते। संयोगिता को दुविधा में देख रामपाल लज्जित हो गए। हाँ, शायद। पता नहीं कैसी अकड़ व दंभ है मुझ में। मैंने तुम्हें कभी सहयोग नहीं दिया, लेकिन लोग सोचते हैं कि मैं महान हूँ। बदली हुई है रामपाल की मुखमुद्रा। स्वर नरम है। संयोगिता ने साहस पा लिया। सहयोग तो तुमने दिया है। एक शब्द में मना कर देते तो मैं वास्तव में असहाय हो जाती। हालांकि तुम्हें समय नहीं दे पाती, यह अफसोस है मुझे। पर मैं अपना पूरा समय तुम्हें देना चाहता हूँ। मुझे अपने काम में हिस्सा लेने दो। भार उतर गया संयोगिता के मन से। मैं यही तो चाहती थी, लेकिन कह नहीं सकी। कितने लोग हैं जो पैसे के अभाव में बिना इलाज के मर जाते हैं। उनका मुफ्त इलाज करो। पैसा तो जिंदगी भर कमाया है। तुम भी तो कहते हो ना कि मरीज की जान बचाकर जो सुख मिलता है उसे कोई डॉक्टर ही समझ सकता है। रामपाल हंसते हुए बोले, आज से आपकी शरण में हूँ। संयोगिता का दिल भर आया। उम्र का लंबा समय तो पति के बगैर ही गुजरा है। अब इस मुकाम पर साथ मिल रहा है। हे प्रभु,
प्रार्थना है कि यह सिलसिला मृत्यु पर्यंत चले। उन्होंने दोनों हाथ उठाकर दुआ मांग ली। धन्यवाद। आशा है कि यह कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। इस कहानी और वीडियो के संबंध में अपने विचार और सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य भेजें।